हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के जितने भी प्रश्न हैं करंट अफेयर के, सभी का एक तेज गति से रिवीजन करेंगे। और रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो फरवरी माह के करंट अफेयर का यह सबसे शानदार वीडियो आपके लिए साबित हो सकता है। 1 से लेकर 14 फरवरी तक के जो करंट अफेयर हैं, अगर उसका रिवीजन आप करना चाहते हैं तो इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आईपीएल 2021 सत्र के लिए होने जा रही नीलामी में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं नयन दोषी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा। और सबसे कम उम्र के जो खिलाड़ी बने थे वो 16 साल के नूर अहमद बने थे। तो दोनों याद रखिएगा। सबसे उम्र दराज हैं यहाँ पर नयन दोषी, जिनकी उम्र 42 साल है, और सबसे कम उम्र के हैं नूर अहमद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूएन महासचिव पद की दौड़ में शामिल वह 34 वर्षीय भारतीय महिला कौन है जो जल्द ही अरोरा फॉर एसजी मुहिम को शुरू करेंगी? तो ये मुहिम चलाई गई है आकांक्षा अरोड़ा के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मौजूदा महासचिव एंटोनियो गुटेरस और 5 साल तक काम करना चाहते हैं, यानी कि वो भी अपनी दावेदारी को जता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत भारतीय मूल की महिला कर्मचारी आकांक्षा अरोड़ा ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव पद के लिए अपनी दावेदारी घोषित की है, और वो इसके लिए एक मुहिम भी चलाएंगी जिसका नाम दिया गया है अरोरा फॉर एसजी। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 24 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर इसकी जो दर्शक क्षमता है वो 1,10,000 है। हालांकि कहीं कहीं पर आपको मिलेगा कि इसकी जो दर्शक क्षमता है वो 1.32 लाख है। तो ये आंकड़ा जो है अनऑफिशियल है। ऑफिशियल जो आंकड़ा है वो 1,10,000 का है। ठीक है, तो 1,10,000 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चन होगा कि हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। तो ये अभी हाल ही में मनाया गया था, कब? 12 फरवरी को। और इसको मनाया गया था एनपीसी के द्वारा। एनपीसी दैट इज नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1958 में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर के लिए शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाई है? तो ये फिल्म बन गई है कौन सी? ऑप्शन बी, बिट्टू ने जगह बनाई है। और ये फिल्म आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और ये जो फिल्म है इसे करिश्मा देव दुबे ने बनाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म चुनी गई थी पैरासाइट, जो कि साउथ कोरिया की फिल्म थी। ठीक है, और ये भी कि ऑस्कर अवार्ड पहली बार जो है 16 मई 1929 को आयोजित किए गए थे। हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन है, जिसका सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। 13 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। और ये तस्वीर अगर आप पहचान रहे हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि यह दिवस क्यों मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष होता है 13 फरवरी को, और यह दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सतह से सतह पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल किस देश की मिसाइल है? तो नाम से ही स्पष्ट है, अगर बाबर है, गजनी है, जितने भी आक्रांता रहे हैं उनके नाम पर बस एक ही देश है जो मिसाइल बनाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। चिराग परियोजना का संबंध किस राज्य से है? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका जवाब बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि छत्तीसगढ़। तो चिराग परियोजना के लिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के किसानों की माली हालत को बेहतर बनाने के लिए कुल 1036 करोड़ रुपए की चिराग परियोजना के लिए 12 फरवरी को नई दिल्ली में एक MOU साइन किया गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अगला महानिदेशक ये बनने वाले हैं ऑप्शन ए, अजय माथुर। तो अजय माथुर, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है ये आपको कहाँ पर मिलेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। वर्ल्ड रेडियो डे अभी हाल ही में मनाया गया था। तो ये मनाया गया था 13 फरवरी को, ये भी आपको याद होना चाहिए।
तो 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। स्पेन रेडियो अकेडमी ने 2010 में पहली बार इसका प्रस्ताव रखा था। 2011 में यूनेस्को की महासभा के 36वें सत्र में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 2021 की थीम याद रखिएगा, थीम थी न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। ठीक है। हाल ही में CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज बटालियन बनाने की घोषणा किसने की है, जिसका नाम नारायणी सेना के नाम पर रखा जाएगा। तो ये घोषणा की गई थी अभी हाल ही में, ऑप्शन सी, अमित शाह जी के द्वारा, जो कि हमारे गृह मंत्री हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ला किस राज्य में अपना इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो ये राज्य होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक प्रस्तावित है? सही जवाब इसका होगा, यहाँ पर देखिए, मेरठ से शुरू होगा और ये आएगा प्रयागराज तक। तो मेरठ से प्रयागराज यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है इसका पूरा रूट, आप देख सकते हैं। मेरठ से होते हुए यहाँ पर फर्रुखाबाद, हरदोई, उसके बाद लखनऊ होते हुए ये पहुंचेगा प्रयागराज तक। रायबरेली भी आएगा बीच में। तो इस प्रकार से आपको इसका रूट याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये भी याद रखना कि गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की अनुमानित लागत कुल 36,410 करोड़ रुपए लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 फरवरी को रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। 1 फरवरी को पेश बजट में अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा GDP का 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इस घाटे को मार्च 2026 तक, ये यहाँ पर 2026 होगा, 2026 तक कितने प्रतिशत पर समेटने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, 4.5%। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है। असीम पोर्टल जो कि जुलाई 2020 में स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा कि 2020 पूरी तरह से कोविड-19 वर्ष रहा, पूरी तरह से ये साल लगभग लॉकडाउन में ही बीता। तो असीम पोर्टल जो कि जुलाई 2020 में शुरू हुआ था, तो इसके आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे अधिक नौकरी देने वाला जो राज्य बना था वो कर्नाटक बना था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। और सबसे अधिक जॉब सीकर्स जो मिले थे वो उत्तर प्रदेश से मिले थे। तो ये वेबसाइट अभी भी सक्रिय है, अगर आप चाहते हैं एक रोजगार तो आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो असीम पोर्टल पर कुल 1500 उद्योग पंजीकृत हैं और पोर्टल पर मौजूद जितने भी रोजगार हैं उसमें 29% अकेले कर्नाटक से हैं, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। सबसे अधिक रोजगार की तलाश में उत्तर प्रदेश के युवा हैं, 14.1%, दूसरे स्थान पर 11.7% के साथ महाराष्ट्र है और 6.7% के साथ तीसरे स्थान पर राजस्थान है। चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश है 6.1% के साथ। हाल ही में कौन भारतीय गेंदबाज हरभजन को पीछे छोड़ते हुए भारतीय सरजमी पर सर्वाधिक टेस्ट विकेट चटकाने वाला दूसरा गेंदबाज बन गया है? तो ये है रविचंद्रन अश्विन, दैट इज ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 14 फरवरी को हरभजन सिंह को पीछे छोड़कर भारतीय सरजमी पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। 12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2021 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी प्रश्न मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसको बहुत अधिक डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो पर डे का वीडियो हमारा होता है उसमें हम प्रत्येक फैक्ट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज हम सिर्फ टू द पॉइंट ही चलेंगे और यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि कुल 23 पदक। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाल ही में किसे मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जस्टिस PV संजय कुमार को मणिपुर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। मणिपुर के बारे में बात करें तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी रूप से विकसित अर्जुन मेन बैटल टैंक यानी कि MK1A को भारतीय सेना को किस शहर में सौंपा है? सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि चेन्नई में। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। हाल ही में एक भारतीय महिला पहली बार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष बनी है। इनका नाम है रश्मि सावंत। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है और ये बहुत अधिक समय से वहाँ पर सक्रिय भी नहीं है। इन्होंने अभी 7 महीने पहले ही वहाँ पर एडमिशन लिया है और फिलहाल इन्होंने चौंका दिया लोगों को, क्योंकि ये पहली बार हुआ है जब एक भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छात्र संघ की अध्यक्षा बन गई हैं।
भारत में वोल्वो कार्स इंडिया के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक बन गए हैं ज्योति खन्ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, याद रखिएगा ऑप्शन ए ज्योति मल्होत्रा। ठीक है, ऑप्शन सी वोल्वो कार्स इंडिया के पहले भारतीय प्रबंध निदेशक बने हैं कौन? ज्योति मल्होत्रा। ये ऑप्शन सी सही होगा, ये आपको याद रखना है। विश्व बैंक ने किस राज्य के जनजाति बहुल क्षेत्रों में पोषण सहायक कृषि को समर्थन देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? और यह हस्ताक्षर किया गया है छत्तीसगढ़ के साथ, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और टाटा मोटर्स के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं, इनका नाम है मार्क लिस्टोसेला। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। और ये भी याद रखना कि इटली के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है मारियो द्रागी। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा कि हाल ही में IRDAI, इसको आप एडा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बीमा कंपनियों को डिजिटल पॉलिसी से संबंधित निर्देश को जारी किए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि इरडा की स्थापना कब की गई थी? और इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि 1999 में। तो इरडा की स्थापना हुई थी 1999 में। और आपको बता दें कि इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा वो आपको मिलेगा हैदराबाद में। और चेयरपर्सन कौन है? ये हैं सुभाष चंद्र खुंतिया। ये आपको याद रखना है। सरकार ने निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन के लिए कितने बैंकों का प्रारंभिक चयन किया है? तो ये हैं कुल 4 बैंक। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये जो बैंक हैं इसके बारे में बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसमें शामिल किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में इसके बारे में घोषणा की थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वन ऑफ देम। तो इसके बारे में बात करें तो महाराष्ट्र मुख्यालय वाले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में की गई थी। और यह भारत का पहला कमर्शियल बैंक था जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व वाला और भारतीयों द्वारा प्रबंधित था। भारत जल्द ही अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है। इसकी जो मारक क्षमता होगी वो कितने किलोमीटर की होगी? ये क्वेश्चन है। सही जवाब होगा 160 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 11 फरवरी को। और जैसा कि आप जानते हैं कि 11 फरवरी को प्रतिवर्ष महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाता है। और इसका पूरा नाम होता है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो इसके अवसर पर 11 फरवरी को विज्ञान ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और इस कार्यक्रम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दिसंबर 2019 में स्टार्ट किया था। 12वीं फाजा अंतर्राष्ट्रीय विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2021 में भारत ने कुल 23 पदक जीते हैं। एक बार रिविजन कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। एक किताब आई है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड न्यूज़। तो इस किताब को किसने लिखा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मेघना पंत ने। तो ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको इसे याद रखना है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया जा रहा है? सही जवाब इसका क्या होगा? ये हैं आपके ऑप्शन। और सही जवाब है इसमें ऑप्शन सी, यानी कि बहराइच। तो जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रावस्ती के महान योद्धा राजा सुहेलदेव की 4.20 मीटर ऊंची प्रतिमा के निर्माण समेत स्मारक का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बसंत पंचमी यानी कि 16 फरवरी के दिन शिलान्यास किया था। हाल ही में रेडमी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है सोनू सूद को। ये भी याद रखना, एग्जाम में अक्सर ब्रांड एम्बेसडर से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। और किस देश की क्रिकेट टीम 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यानी कि T20 जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये है हमारा पड़ोसी और नाम है पाकिस्तान। तो ऑप्शन बी। हाल ही में जारी कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स किसने जारी किया? कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स को जारी किया गया है ICICI लम्बार्ड के द्वारा। ICICI लम्बार्ड के CEO हैं भार्गव दासगुप्ता। और ICICI लम्बार्ड का मुख्यालय मिलेगा आपको मुंबई में। स्थापना इसकी हुई थी 2001 में। बच्चों पर आधारित कितनी पुस्तकों को पराग सम्मान सूची में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही जवाब बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। कुल मिला के 35 किताबों को शामिल किया गया है पराग सम्मान सूची में। तो विनोद कुमार शुक्ल, नंदिनी नायर और जेरी पिंटो जैसे लेखकों की बच्चों और युवाओं पर आधारित हिंदी और अंग्रेजी की काल्पनिक तथा गैर काल्पनिक पुस्तकों को पराग सम्मान सूची 2021 में जगह दी गई है।
तो हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको जो है प्रत्येक दिन जो सुबह 5 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करता हूं उसमें पूरी डिटेलिंग के साथ मैं चर्चा करता हूं। तो आज हम लोग सिर्फ टू दी पॉइंट ही चल रहे हैं। स्नैकपीडिया नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, यानी कि केरला में इसे लॉन्च किया गया है। भारत में लगभग 300 प्रकार के सर्पों की प्रजातियां पाई जाती हैं, उसमें केरला में अकेले 100 प्रकार की प्रजातियां जो थी वो पाई जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर सर्पदंश जैसी कोई घटना होती है तो उसमें इस मोबाइल ऐप के द्वारा उसको समझा जा सकेगा और उसका एक प्रॉपर जो थेरेपी है वो दी जा सकेगी। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर बनाया गया है? और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूँ इसे आप बिल्कुल कहीं पर लिख लीजिए ताकि बार बार आपके नज़र सामने ये पड़ता रहे। सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन बी, पटना में। ठीक है, तो भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये पटना बिहार में बनाया गया है। ये भी याद रखना कि 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव की संज्ञा दी गई थी और पटना में इसे गंगा तट पर बनाया जाएगा। ट्रैफिक क्रैश इंजरी एंड डिसएबिलिटीज द बर्डन ऑन इंडियन सोसाइटी, ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को जारी किया है विश्व बैंक ने। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व बैंक ने जो ये रिपोर्ट जारी की है तो उसमें यह बताया गया है कि इस रिपोर्ट में गरीब घरों पर सड़क दुर्घटना के प्रतिकूल प्रभाव का उल्लेख होता है और यह रिपोर्ट भारत में गरीबी, सड़क दुर्घटनाओं और असमानता के बीच संबंधों पर भी प्रकाश डालती है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक बात और याद रखना कि भारत में दुनिया के केवल 1% वाहन हैं, लेकिन सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं वो पूरी दुनिया की लगभग 11% होती हैं। तो ये मतलब काफ़ी सोचने वाली बात है कि 1% वाहन हमारे पास हैं और दुर्घटना 11% होती है। आगे बढ़ते हैं। किसने महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम को देशव्यापी रूप दिया है? तो इसे नाम दिया गया है किसके द्वारा? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा। तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको हर बात याद रहेगी। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने खुद को 28 फरवरी तक कोविड-19 मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था? तो ये राज्य था पुदुचेरी। ऑप्शन सी था इसका जवाब। हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक बैग को पूर्णतः बैन कर दिया है? तो ये राज्य बन गया है उत्तराखंड। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले क्या होता था कि अलग अलग प्रकार के जो कैरी बैग होते थे उस पर अलग अलग तरीके से प्रतिबंध लगाया जाता था, लेकिन उत्तराखंड ने पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है कि अब यहाँ पर कोई भी कैरी बैग प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। वह मादा हिंद तेंदुआ जिसने हाल ही में 7 शावकों को जन्म देकर कैंसर की वजह से अपनी जान गंवा दी है, तो इसका नाम है यहाँ पर ऑप्शन बी, हिमानी। तो न्यू जर्सी में 7 शावकों को जन्म देकर अपनी प्रजाति को बचाने में योगदान दिया है और इसलिए ये जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। आपको याद रखना होगा इस न्यूज़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में किसने ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह ने स्टार्ट किया है अभी हाल ही में ई छावनी पोर्टल। हाल ही में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो जैसा कि आप जानते हैं ये राज्य है ऑप्शन सी, पुडुचेरी। पुडुचेरी में इसके पहले जो राज्यपाल थी वो थी किरण बेदी, जिनको वापस बुला लिया गया था और इसके बाद वहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। तो ये राज्य है पुडुचेरी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने की माँ योजना किस राज्य ने शुरू की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में यह योजना शुरू की गई है, माँ योजना। और इसमें गरीबों को 5 रुपये में भोजन को उपलब्ध करवाया जाएगा और इस योजना को ममता बनर्जी जो कि वहाँ की मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। हाल ही में किस राज्य ने 20 लाख परिवारों तक मुफ्त इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क को शुरू किया है? तो ये जो फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क है इसको नाम दिया गया है के फोन। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग है ये केरल राज्य की है, तो इसे आप केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के नाम से भी जानेंगे। केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ये जो योजना है इसको स्टार्ट किया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी कि UNCDF यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये हैं ऑप्शन ए, प्रीति सिन्हा।
प्रीति सिन्हा। तो जैसा कि आप जानते हैं यूएनसीडीएफ ने भारतीय मूल की इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट आजकल अखबारों में है, यानी खबरों में है। तो यह योजना कहाँ से कहाँ के बीच में बनेगी? तो सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, भारत और म्यांमार के बीच में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत में ये जो राज्य है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में का जो ये पोर्ट है कोलकाता पोर्ट, इसको जो है सितवे पोर्ट से जोड़ा जाएगा समुद्री जलमार्ग के द्वारा। इसके बाद फिर ये कलादान नामक जो स्थान है इससे होते हुए कलादान रिवर यहाँ पर देख रहे हैं, इससे होते हुए पलेटवा तक जाया जाएगा। उसके बाद फिर स्थल मार्ग से इसे हम मिजोरम तक जोड़ेंगे। तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कलादान रोड प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जा रहा है, कलादान रोड प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में किसने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड जीता है? सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड, तो ये अवार्ड जीता है किसने? यस थियोडोर भास्करन ने। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस थियोडोर भास्करन जो कि एक लेखक, इतिहासकार और प्रकृतिवादी, साथ ही साथ एक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 को जीता है। इस पुरस्कार की स्थापना सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। कौन सा खिलाड़ी रोजर फेडरर के बाद ग्रैंड स्लैम में 300 जीत दर्ज करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नोवाक जोकोविच। और ये भी आप याद रखना कि अभी हाल ही में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसमें मेन सिंगल्स का खिताब भी नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। हाल ही में किस राज्य ने लकड़ी के खिलौनों, स्थानीय कलाकृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल। भारतीय मूल की वह महिला जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की घरेलू नीति परिषद में श्रम एवं कामगारों के लिए विशेष सहायक नियुक्त किया गया है, तो ये हैं एम.एस. गुप्ता, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इनका पूरा नाम है प्रोनिता गुप्ता। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश के लिए परसिवेरेंस नामक रोवर को भेजा है? तो ये काम किया गया है नासा के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन अंतरिक्ष एजेंसी है। तो सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि अमेरिका। और ये जो अभियान है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वहाँ से यान वापस लौटेगा तो वहाँ की जो लाल ग्रह से चट्टानें हैं उसके साथ वापसी करेगा। और अभी हाल ही में कुछ ऐसे वीडियोज़ यहाँ पर भेजे गए हैं इस यान के द्वारा नासा के पास, जो कि पूरी दुनिया में काफ़ी जो है रोमांचकारी और ज्ञानवर्धक और साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखे जा रहे हैं। टाटा ग्रुप ऑनलाइन ग्रॉसरी प्लेटफॉर्म बिग बास्केट से कितने फीसद हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने जा रहा है? तो कुल मिला के ये जो अधिग्रहण होगा वो 68% का होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। हाल ही में मानवाधिकार परिषद में सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, अजय मल्होत्रा। तो पूर्व भारतीय राजनयिक अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूएनएचआरसी की जो प्रेसिडेंट हैं वो है नजहत समीम, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर भारत के पहले पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है कोचीन पोर्ट पर। भारत का पहला फुल फ्लेज्ड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल सागरिका का शुभारंभ कोच्चि में किया गया है। और कोच्चि में टूरिस्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार ने और भी कई सारे प्रयास किए हैं। व्हाट्सएप की तर्ज पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी के द्वारा शुरू किया गया जो ऐप है इसका नाम है संदेश ऐप। हालांकि ये ऐप अभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसका एपीके आप डाउनलोड करके इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ये चलता है। इसरो और मैप माई इंडिया ने गूगल मैप की प्रतिस्पर्धा में किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसको नाम दिया गया है ऑप्शन सी, भुवन। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? भुवन। रिजर्व बैंक ने हाल ही में शहरी सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है, और इस समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है एन.एस. सुब्रमण्यम। एन.एस. सुब्रमण्यम। हाल ही में किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड एक्सरे सम्मान से सम्मानित किया गया है? और ये सम्मान दिया गया है किसको? ऑप्शन ए, थांगजाम धवाली सिंह को। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
किसने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को शुरू करने का यानी कि बनाना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये काम करेगा अमेजन। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। 19 फरवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि मनाई गई। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो ये स्थापना 1905 में हुई थी। 1905 जिस वर्ष बंग भंग हुआ था, यानी कि बंगाल का विभाजन किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। हाल ही में फेसबुक ने किस देश में अपनी सेवाएं पार्शियली रोक दी थी, यानी कि वहाँ पर जो न्यूज़ सर्विस थी उस पर रोक लगा दी थी? तो ये रोक लगाई गई थी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक कानून बनाया गया था जिसमें यह कहा गया कि अगर वहाँ की लोकल न्यूज़ को गूगल या फिर फेसबुक यूज़ करते हैं तो इसके लिए उन्हें जो लोकल सोर्स होगा उसको पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही न्यूज़ का इस्तेमाल ये कंपनियां कर पाएंगी। प्राप्त खबरों के अनुसार पाकिस्तान फेड की ग्रे लिस्ट में जून 2021 तक बना रहेगा। तो फेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा पेरिस, फ्रांस में। तो फेड के बारे में आप जानते हैं, फेड का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और प्रेसिडेंट कौन है? मार्कस प्लेयर। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो G7 के द्वारा की गई थी 1989 में। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं सीको हाशिमोतो। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले क्या हुआ था कि स्त्रियों पर कुछ टिप्पणी करने को लेकर जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीको हाशिमोतो को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का। हाल ही में किस मंत्रालय ने पेयजल सर्वेक्षण का शुभारंभ किया है? तो पेयजल सर्वेक्षण का शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा? ये हैं आपके ऑप्शन, और सही जवाब है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखना कि 2018 में इस पुरस्कार से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी सम्मानित किया जा चुका है। किस राज्य ने फ्री गिफ्ट टू गर्ल्स स्टूडेंट्स पहल की शुरुआत की है? फ्री गिफ्ट मिल्क टू गर्ल्स स्टूडेंट। तो इसके अंतर्गत 200 ml दूध बालिकाओं को दिया जाता है और ये स्टार्टिंग हुई है सिक्किम में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि प्रतिवर्ष 20 फरवरी को होता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और इसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2021 में इसकी थीम है ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी, और 2020 में इसकी थीम रखी गई थी क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। कौन सी संस्था विश्व सोलर यानी कि विश्व सौर बैंक का निर्माण करेगी? तो ये जो विश्व सौर बैंक बनेगा ये बनाया जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सौर बैंक को लॉन्च करने की योजना बनाई है और ये नवंबर 2021 के लिए निर्धारित की गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबे पुल की आधारशिला रखी है जो कि किन दो राज्यों को जोड़ेगा? सही जवाब है यहाँ पर असम और मेघालय को। तो ये जो पुल बनेगा इसका नाम है धुबली फूलबाड़ी। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनेगा जो असम के धुबली और मेघालय के फूलबाड़ी को कनेक्ट करेगा। 2026-27 तक इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य है। कुल लंबाई इसकी होगी 19 किलोमीटर। अभी तक जो सबसे लंबा पुल है वो माना जाता है भूपेन हजारिका पुल को, या इसको ढोला सदिया पुल के नाम से भी आप जानते हैं। इसका उद्घाटन 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। यह 9.15 किलोमीटर लंबा पुल माना जाता है। में किस राज्य ने अटल भूजल योजना का विस्तार अपने हर जिले तक किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश ने। निम्नलिखित में से किसने UNEP द्वारा सम्मानित एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 को प्राप्त किया है? एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 को प्राप्त किया है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह भी याद रखना कि WCCB को यह पुरस्कार 3 सालों में लगातार 2 बार प्राप्त हुआ है। हाल ही में समाचारों में रहा IIF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी, यानी कि वाशिंगटन DC में। तो ये समाचारों में क्यों है? क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में ऋण की मात्रा अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है
और वर्ष 2021 में कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण अधिक उधार लेने से ऋण में अधिक वृद्धि होने की आशंका है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान का जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन डीसी में आपको मिलेगा। कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, केरल में। तो 50 मेगावाट कासरगोड सौर परियोजना का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत विकसित की गई इस बिजली परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो केरल राज्य से संबंधित है ये योजना, कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना, ये आपको याद रखना है। 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप प्रतिस्पर्धा किसने जीती है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी, मनिका बत्रा ने। तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद हाल ही में भारत के किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना। एग्जाम मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड ये जो है हैदराबाद का, मतलब हैदराबाद को घोषित किया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसमें कुल 63 देशों से 120 शहर हैं और भारत से मात्र एक शहर है हैदराबाद। तो ये आपको यह बिल्कुल याद रखना है। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद और 5 भारतीय मूल की हस्तियों को 2021 टाइम 100 नेक्स्ट में शामिल किया गया है। भीम आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 6वां मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस हाल ही में कब मनाया गया? इसका सही जवाब होगा 19 फरवरी को, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और विश्व पेंगोलिन दिवस हाल ही में कब मनाया गया? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका जवाब बनेगा 20 फरवरी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेंगोलिन की जो प्रजाति है ये पूरी दुनिया में बहुत अधिक खतरे में है और इसके लिए कई सारे अभियान भी इसको बचाने के लिए चलाए जा रहे हैं। और विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 2021 में 20 फरवरी 2020 को वार्षिक विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह आयोजन का 10वां संस्करण है। इसी दिन का उद्देश्य इन अद्वितीय स्तनधारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संरक्षण प्रयासों को तेज करना है। एशिया और अफ्रीका में पेंगोलिन की संख्या तेजी से घट रही है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रतिवर्ष 21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे लंबे पुल की आधारशिला रखी जो कि असम और मेघालय राज्य को जोड़ेगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका यहाँ पर दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूँ। हाल ही में संपन्न ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का फीमेल सिंगल्स यानी कि महिला एकल का खिताब ये जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। तो ऑप्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये क्वेश्चन, तो ये बिल्कुल याद रखना है आपको कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का फीमेल सिंगल जीत लिया है नाओमी ओसाका ने। हालांकि ऑस्ट्रेलियन ओपन पर एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था, डेडिकेटेड वीडियो, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश के लिए निवेश पर 50% अनुदान और 10 साल तक जीएसटी में छूट की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई है? तो ये राज्य जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल जर्नी ऑफ एन एक्टर, ये किताब आत्मकथा है कबीर बेदी की, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। कारीगरों और कामगारों और ग्राहकों के बीच सेतु का काम करने वाला बहुचर्चित सेवा मित्र ऐप कौन सा राज्य जारी करने जा रहा है? तो सेवा मित्र ऐप जो होगा इसे जारी करेगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो सेवा मित्र ऐप होगा इस पर काम करने वाले यानी कि काम देने वाले और काम लेने वाले दोनों इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके द्वारा आप अपने निकट के जो अच्छे बढ़ई, बिजली मिस्त्री, प्लम्बर और पुताई कार्य करते हैं उनको आप चेक करके बुला सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि रोजगार को समान वितरण उपलब्ध होगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने गो इलेक्ट्रिक अभियान स्टार्ट किया है? गो इलेक्ट्रिक अभियान, तो ये अभियान शुरू किया गया है ऑप्शन ए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की है। बढ़ते प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने का यह एक प्रयास होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन यानी कि IAS को हाल ही में किसने संबोधित किया है? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन ए यानी कि PM नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडिया ऑस्ट्रेलिया
सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन के कार्यक्रम को संबोधित किया है। एक सर्कुलर इकोनॉमी का तात्पर्य है कि इस तरह की सामग्रियों को एम्बेडेड संसाधन के साथ बर्बाद करने के बजाय नए उत्पादों को बनाने के लिए उत्पादन चक्र में कचरे का पुनः उपयोग किया जाता है। बेसिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो यूज्ड आपका सामान होता है, जिसको आप कचरा समझ के फेंक देते हैं, उसको फिर से रिसाइकिल किया जाए। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, पीएम नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक जो हुई है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक को संबोधित किया है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश एरो-4 नामक एक नई बैलिस्टिक मिसाइल ढाल विकसित कर रहा है? तो एरो-4 नामक नई बैलिस्टिक मिसाइल ढाल को विकसित करेगा कौन सा देश? सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। ठीक है, इसको जरूर याद रखना। और हाल ही में किसने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इसको जो है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0 के नाम से भी जाना जाता है, IMI 3.0, तो इसको लॉन्च किया गया है ऑप्शन ए, श्री हर्षवर्धन जी के द्वारा। तो हाल ही में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हर्षवर्धन ने IMI 3.0 को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। भारत ने वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी के संबंध में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सही जवाब है इथियोपिया। जैसा कि आप जानते हैं, इथियोपिया जो है ये कंट्री ऑन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आता है और इसकी जो कैपिटल है वो एडिस अबाबा है। तो ये आपको याद रखना है। CSIR ने किसको बढ़ावा देने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब इसका होगा ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और अनुसंधान के लिए CSIR ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेतों के रूप में पंजीकृत कराने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। तो ये भी आपको याद रखना है। DRDO ने किस स्थान पर हेलिना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? और ये परीक्षण किया गया था ऑप्शन डी, पोखरण राजस्थान में। तो काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। हाल ही में ई कुबेर भुगतान प्रणाली का शुभारंभ किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर में। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे 22 फरवरी से लेकर कल यानी कि 4 मार्च तक के जितने भी प्रश्न थे उसको हम अगले वीडियो में करेंगे डिस्कस, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज का जो करंट अफेयर है ये थोड़ी देर के बाद चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।